तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जो बेखा से कहा जाता है कि तलवार जो है 9 ड्रैगन स्वॉर्ड जो है इस एल्डर के हवाले कर दो। तो हमारा बेखा जो होता है वहां पर सामने जाकर खड़ा हो जाता है, तलवार लेकर उनके सामने जाकर उनको रिस्पेक्ट देता और कहता है मैं जहाँ पर 9 ड्रैगन मास्टर को यहाँ पर रिस्पेक्ट देता हूँ, आपके हवाले ये तलवार करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मास्टर चोएल ने ये तलवार आपके लिए मेरे लिए भिजवाई है। मेरे मास्टर ने कहा था कि अगर मैं ये तलवार आपके हवाले करता हूँ तो मुझे बदले में जहाँ पर एक तलवार मिलने वाली है। तो जैसे हमारा बेखा इतनी बात करता है तो वो औरत भागती हुई आगे बढ़ती है और आकर उसके गले लग जाती है। तुम्हारा बेखा भी इस बात से काफी हैरान होता है कि आखिर से अचानक से क्या हो गया है। तो उसी के साथ ही उसे कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया जहां तक पहुंचकर और तलवार मेरे हवाले करके। तो बेखा कहता है कि लगता है कि ये मास्टर के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज थी या फिर इसका मास्टर के साथ कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से ये उसके डिसाइपल को भी इस तरह से गले से लगा रही है। लेकिन इसका ऑरा मास्टर से थोड़ा सा अलग है, हालांकि ये बिल्कुल सिमिलर एक दूसरे का ऑरा जो है एक जैसा है, लेकिन जहां पर ये थोड़ा सा गर्म और मास्टर की तरह ही है, यानी एक माँ की तरह का इसका ऑरा है। और उसी के साथ ही मास्टर जो होती है उसे अपने साथ लेकर अपने हट में अंदर आ जाती हैं। वहां पर आने के बाद दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो तीनों बच्चों को यहाँ पर पता चलता है कि ये औरत कौन है। तो जब वो बच्चे आकर एल्डर से पूछते हैं, सेक्टर लीडर से पूछते हैं कि यार वो औरत कौन थी और आप लोग जहाँ पर उसे रिस्पेक्ट क्यों दे रहे थे, तो वो सभी लोग उसे बताते हैं, यानी कि एल्डर और सेक्टर लीडर से उसे बताते हैं कि वो तुम्हारी ग्रैंड मास्टर है, ग्रैंड मास्टर हैं, यानी कि वो कभी हमारी भी मास्टर हुआ करती थी। ये बात सुनने के बाद वो लोग और भी हैरान हो जाते हैं। तो सेक्टर लीडर उन लोगों से कहते हैं कि असल में यहाँ पर बात यह है कि तुम सभी लोगों को उसके बारे में इसलिए याद नहीं है क्योंकि उसने अपने आप को ओकन्यू माउंटेन के ऊपर बंद कर लिया है। वो अपने आप को ओकन्यू माउंटेन के ऊपर बंद करके बैठी हुई है और कभी वहां पर से नीचे नहीं उतरी। लास्ट डिमोनिक वार के बीच में यहाँ पर उसने काफी सारे कारनामे किए थे। साथ में पता है कि उसके हस्बैंड कौन थे, उसके हस्बैंड वू उनमी थे। वू उनमी जो कि कभी एक बहुत ही महान मास्टर हुआ करते थे माउंट हुआ सेक्टर के ग्रैंड मास्टर जो कि हमारे भी मास्टर थे। उन्होंने डिमोनिक वॉर के अंदर हिस्सा लिया था। आज से 100 साल पहले जो डिमोनिक वार हुई थी, उस डिमोनिक वार में मास्टर उनमी मर गए और मास्टर उनमी के मरने के बाद मास्टर ने कहा कि वो खुद उस माउंटेन के ऊपर बंद कर लेंगे और कभी माउंटेन से नीचे उतरकर नहीं आएंगी। हालांकि वो खुद भी यहाँ पर बहुत ही कमाल की मास्टर थी, लेकिन जब उनका पति मर गया तो उसके बाद से वो कभी माउंटेन के ऊपर से नीचे नहीं उतरी। और क्योंकि उन लोगों ने यानी उनके हस्बैंड ने यहाँ पर इस डिमोनिक वार के अंदर माउंट हुआ का बहुत ज्यादा साथ दिया था और इसने खुद भी यहाँ पर बहुत सारे डिमोनिक मास्टर्स को मारा था। इसी वजह से डिमोनिक यानी माउंट हुआ सेक्टर के लोग जो है वो यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट देने के लिए कभी उसे तंग नहीं करते, लेकिन जब भी कभी वो यहाँ पर आती है और हम लोग उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बल्कि हम लोग तो उसे यहाँ पर अपनी ग्रैंड मास्टर की तरह ही रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये बात सुनने के बाद बच्चे हैरान होकर कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी एज को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो यहाँ पर कोई ग्रैंड मास्टर है और आपकी भी मास्टर है। तो सेल्टर उसे कहते हैं कि असल बात यह है कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे तब भी वो ऐसी ही दिखाई देती थी। तुम लोगों को यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये लग रही होगी कि उसकी एज कम है जबकि हम लोग उसे ज्यादा बुढ़े हैं, फिर भी हम उसे अपनी ग्रैंड मास्टर क्यों कह रहे हैं। जब तुम्हारे सेक्टर लीडर और मैं हम दोनों बच्चे थे उस वक्त भी वो ऐसी ही दिखाई देती थी और हम लोग उसके पास जाया करते थे। ये किसी मार्शल आर्ट्स की वजह से नहीं है बल्कि ये उनकी फैमिली जीन्स की वजह से है। उसका ब्रदर मास्टर चोएल जो कि खुद यहाँ पर एक बहुत ही महान हीरो है जिसने 100 साल पहले ग्रेट डिमोनिक वॉर में हिस्सा लिया था। ग्रेट डिमोनिक वॉर में उसे यहाँ पर ग्रेटेस्ट अंडर द हेवन का टाइटल मिला था, यानी कि वो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर था कि उसे यहाँ पर ग्रेटेस्ट अंडर द हेवन का टाइटल मिल चुका था और वो बहुत ही पावरफुल इंसान था। वो भी 100 साल पहले ऐसे ही दिखाई देता था और आज 100 साल के बाद भी वो ऐसे ही दिखाई देता है। यही वजह है कि माउंट हुआ के ज्यादातर डिसाइपल्स को लेडी सागो के बारे में कुछ पता भी नहीं है कि लेडी सागो उस माउंटेन के ऊपर रहती हैं। वो बहुत ही कम माउंटेन से नीचे उतरती है और किसी भी डिसाइपल को बहुत ही कम माउंटेन के ऊपर जाने की इजाजत होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसे अपनी ग्रैंड मास्टर ही मानते हैं। तो जब वो लोग वहां पर ग्रेटेस्ट अंडर द हेवन का नाम सुनते हैं तो वो लड़की जो होती है वो स्पेशली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है आज ये लोग यहाँ पर किसी और को ग्रेटेस्ट अंडर द हेवन कैसे कह सकते, जबकि ग्रेटेस्ट अंडर द हेवन तो हमारे माउंट हुआ सेक्टर को होना चाहिए। और साथ ही वो अपनी तलवार को कस के पकड़ती है और कहती है कि इस वक्त पूरी दुनिया में हमारी माउंट हुआ की मार्शल आर्ट्स दुनिया में सबसे ज्यादा बेस्ट है, फिर वो यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकते हैं। जबकि दूसरी लड़की जो होती है वहां पर सारे का सारा हिसाब किताब लगाने की कोशिश कर रही होती है कि यहाँ पर कौन ऐसा है जो कि यहाँ पर मास्टर का डिसाइपल है। अगर वो देखा जाए तो लेडी सागो जो है वो यहाँ पर सभी के ग्रैंड मास्टर है। वो सारा कुछ हिसाब लगाने के बाद कहती है कि इसका मतलब यह है कि वो 3rd जनरेशन मास्टर हैं, इनके इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि उसकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा हो। तो लड़की जो होती है वहां पर हिसाब लगाने के बाद कहती है कि अगर वो लड़का जो है यानी डिसाइपल यहाँ पर आया 9 ड्रैगन स्वॉर्ड वापस करने के लिए, अगर वो यहाँ पर लेडी सागो के भाई जो कि ग्रेटेस्ट अंडर द हेवन है उसका डिसाइपल है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सेक्टर लीडर और हमारे सेक्टर मास्टर यानी कि हमारे दोनों एल्डर्स को यहाँ पर उसे अपना सेक्टर अंकल कहना चाहिए, यानी कि उसे अपना मार्शल अंकल कहना चाहिए क्योंकि वो उनके ग्रैंड मास्टर का ही डिसाइपल है। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि बस करो, इतने में हिसाब मत लगाओ।
जबकि दूसरी तरफ वो लड़की जो होती है वो यहाँ पर अलग ही गुस्से में घूम रही होती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती कि वो लड़का ग्रेटेस्ट अंडर दी हेवन का डिसाइपल है और मुझसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। नहीं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता, बल्कि दुनिया में हमारी माउंट हुआ की जो मार्शल आर्ट्स है वो सबसे बेस्ट है। मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी जब तक मैं खुद यहाँ पर उस लड़के से फाइट करके उसको खुद यहाँ पर हरा नहीं देती। मैं जाकर उसे फाइट करूँगी। मुझे लगता है कि मुझे ओकन्यू पीक के ऊपर ही जाना पड़ेगा और वो गुस्से के साथ ओकन्यू पीक की तरफ चल पड़ती है। जबकि मुझे उसे कहता है कि जूनियर अब तुम कहाँ पर जा रही हो, तो जूनियर उसे कहती है कि बस एक छोटा सा काम निपटा कर आ रही हूँ और साथ ही वो सोच रही होती है कि आज मैं जहाँ पर ग्रेटेस्ट अंडर दी हेवन को हरा दूंगी और साबित करूंगी कि माउंट हुआ की मार्शल आर्ट सबसे बेस्ट है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है माउंटेन के ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी सागो बैठी होती है और उसके सामने हमारा बेखा बैठा होता है। वो दोनों वहां पर बात कर रहे होते हैं। लेडी सागो उस तलवार को देख रही होती है और साथ इस तलवार को देखकर काफी ज्यादा उदास और साथ में एक्साइटेड भी होती है। हमारा बेखा कहता है कि मुझे तो इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि मास्टर चोएल की एक यंगर सिस्टर भी है जो कि माउंट हुआ में रहती है। ये उसकी छोटी बहन है, यानी मेरे मास्टर की छोटी बहन है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा यंग दिखाई देती है। मुझे लगता है कि ये मास्टर की तरह ही इसने भी किसी ऐसी मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया है जिसकी वजह से दोनों की एज बहुत ही कम बढ़ती है। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर अपने मास्टर के पास ये तलवार वापस देने के लिए आया था और इसी के साथ ही मास्टर से कहता है बेखा तुम जहाँ पर कुछ ज्यादा इंपेशेंट हो रहे हो। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि तलवार मिले और तुम बस यहाँ पर से चले जाओ। क्यों ना तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुको। मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि मेरे ब्रदर ने यहाँ पर किसी डिसाइपल को किस तरह से ट्रेन किया है। मेरे ब्रदर ने पिछले कई सौ सालों में अपना कोई भी डिसाइपल चूज नहीं किया, फाइनली उसने अपना एक डिसाइपल चूज किया, तो कम से कम तुम्हारे अंदर कोई ना कोई खूबी तो होनी चाहिए। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि यहीं पर बैठो। लगता है कि वो बच्चा यहाँ पर जल्दी आता ही होगा, वो बच्चा यहाँ पर तुम्हारी तलवार लेकर आता ही होगा। तो इसी के साथ ही हमारा बेखा सोच रहा होता है यहाँ पर किसको बच्चा कह रही है। थोड़ी देर के बाद एक सफेद बालों वाला बुढ़ा एल्डर जो होता है भागता वहां पर पहुंचा था और आने के बाद उनके लिए तलवार लेकर आया था और आकर कहता है कि सिस्टर तुम तो पहले से भी ज्यादा यंगर दिखाई दे रही हो। जबकि हमारी मैडम उसे कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर यंगर दिखाई दे रही हूँ, लेकिन तुम आज भी वैसे के वैसे बुढ़े दिखाई दे रहे हो, बल्कि उससे भी थोड़े से ज्यादा बुढ़े हो गए हो। तुम्हारा बेका कहता है कि जेके यहाँ पर इसको अपना लिटिल ब्रदर कह रही है, जबकि इसकी एज इससे भी ज्यादा लग रही है। लगता है कि मास्टर की तरह मेरी मास्टर यानी कि मेरे मास्टर चोएल की तरह इसने भी यहाँ पर वाकई में किसी ऐसी मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म किया हुआ है। लगता है कि मास्टर चोएल की तरह इसकी मार्शल आर्ट्स भी बहुत ज्यादा हायर लेवल की है, जिसकी वजह से इसकी एजिंग भी रुक चुकी है और ये बुढ़ी नहीं हो रही। वो एल्डर वहां पर आने के बाद हमारे बेखा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लड़के क्या तुम वाकई में उसके डिसाइपल हो मास्टर चोई? हाँ, मुझे तुम्हें देखने के बाद मास्टर चोई की याद क्यों आ रही है? मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर फाइनली किसी ऐसे लड़के को अपना डिसाइपल चूज किया जो कि उसके जैसा दिखाई देता है। तो बेका कहता है कि सर इस बात का क्या मतलब है कि मैं उसके जैसा दिखाई देता हूँ? तो मैडम सागो से कहते हैं कि प्लीज इस बात का बुरा मत मानना, लेकिन मेरा ब्रदर यानी कि तुम्हारा मास्टर चोएल जो था जब वो भी तुम्हारी एज का था तब बिल्कुल सेम तुम्हारे जैसा दिखाई देता था, यानी कि अपने यंगर सेल्फ में वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही दिखाई देता था। तुम्हारा बेका और भी हैरान होता है और कहता है क्या मास्टर जब यंग थे वो मेरे जैसे दिखाई देते थे? तो इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वहां पर अपने पास से तलवार निकालते हैं और उसे कहते हैं कि जेलो ये तलवार तुम्हारे लिए है। तुम्हारे मास्टर चोई ने कहा कि यहाँ पर आने के बाद तुम्हें तलवार दी जाएगी, तो ये तलवार तुम्हारे लिए है। तुम्हारा बेका जो होता है तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है। तो एल्डर उसे कहते हैं कभी मास्टर चोई ने खुद यहाँ पर इस तलवार को यूज किया था, ये तलवार बहुत ही कमाल की तलवार है। तुम्हें इस तलवार को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा रखना होगा, इस तलवार को सही से यूज करना, तभी तुम इस तलवार की पावर्स को महसूस कर पाओगे। क्योंकि इस तलवार के अंदर सिर्फ तेज धार नहीं है, बल्कि इस तलवार के अंदर तुम्हारे मास्टर का गुस्सा और साथ में उन सभी दुश्मनों का कटे हुए सरों के साथ साथ उनके ग्रजेस भी शामिल हैं। क्योंकि तुम्हारे मास्टर ने कभी डिमोनिक वार में इस तलवार की मदद से हजारों डिमोनिक मास्टर्स की जान ली थी और उन सभी का खून इस तलवार के ऊपर लगा हुआ है। इसलिए जब भी कभी किसी तलवार को यूज करना तो संभल का यूज करना, क्योंकि जब एक बार तलवार को निकाला जाता है तो वो किसी का सर काटने के बाद ही वापस म्यान में रखी जाती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 64 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है।